हेलो भाई, हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक? बढ़िया। तैयारी चल रही है। 6 दिन 7 दिन बचे हैं। कोई नहीं, कोई ना जी, हम कर लेंगे इसे 6 दिन में। नॉरसेट नॉरसेट जो है 6 दिन में हम पूरा करेंगे, पूरा करके रहेंगे हर हाल में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन और वुंड हीलिंग। ठीक है, जल्दी जल्दी आप बस मेरे साथ बने रहो। आपका पूरा रिवीजन जो होगा इसमें हम कोशिश करेंगे, हद जितना भी हो सके 6 दिन में हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो देखो इन्फ्लेमेशन होती क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन कोई भी एक लोकलाइज्ड रिएक्शन हो जाए, लोकलाइज्ड रिएक्शन हो। देखो, कोई भी शरीर में कोई तत्व आएगा तो शरीर उसको रिस्पॉन्ड करेगा, है ना। तो एक लोकलाइज रिएक्शन आएगा जिसका मेन मकसद होता है कि वो न्यूट्रलाइज कर दे या फिर उस कंट्रोल करे या फिर पूरी तरह से एलिमिनेट कर दे। किसको एलिमिनेट कर दे? जो भी ऑफेंडिंग एजेंट आया है। ठीक है, ताकि उस साइड, मान लो स्किन को ब्रेक करके कोई बैक्टीरिया घुस गया, अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे शरीर आएगा। ठीक है, फिर जो ये टूटा है, ये जो स्किन पंक्चर हुई है, इसको फिर वो रिपेयर भी करेगा। ठीक है, यही है बेसिकली इन्फ्लेमेशन का काम। तो हम देखते हैं इन्फ्लेमेशन की अगर जब भी हम बात करते हैं बच्चों, तो इसके 5 कार्डिनल साइंस होते हैं। कितने साइंस होते हैं? 5 कार्डिनल साइंस। सबसे पहला साइन होता है रेडनेस, लाल हो जाएगा। दूसरा होगा वार्मथ, गर्म हो जाएगा। देखो कोई भी चोट लगती क्या होता है? लाल हो जाता है। उसको छू के देखोगे तो गर्म हो जाएगा। और हम हमेशा बोलते हैं कि सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाएगी, और उसको दर्द तो होगा ही होगा। भाई चोट लगेगी तो दर्द होगा, और बहुत ही ज़्यादा चोट लग गई तो उसकी वजह से उसका फंक्शन भी लॉस हो सकता है। ठीक है, सो इन्फ्लेमेशन के हमने कार्डिनल साइंस देख लिए। रेडनेस है, वार्मथ है, स्वेलिंग, पेन और लॉस ऑफ फंक्शन है। ठीक, अब अगर हम बात करें, अगर आप मेरे से पूछो, कहो कि सर एक बार बताओ, इन्फ्लेमेशन जो होती है वो अपने आप को एक तरह से बॉडी में कैसे मैनिफेस्ट करती है? देखो, इन्फ्लेमेशन जो है कभी कभार फीवर की तरह प्रेजेंट करती है। ठीक है, तो फीवर क्या है? फीवर एक तरह से एक रिस्पॉन्स है, सिस्टमिक रिस्पॉन्स है इन्फ्लेमेशन का। जब कोई इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बॉडी में हो रही होगी तो हमारा शरीर जो होगा कोशिश करेगा कि वो जो भी कीटाणु आए हुए हैं उसको हम भगा दें। ठीक, तो यह एक तरह से फीवर होता है, फीवर वही होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई मीडिएटर्स क्या होते हैं। मीडिएटर्स का मतलब क्या है? कोई अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो हमारी बॉडी में कौन बताएगा कि भाई बाहर से कोई तत्व आ गया है और हम कैसे रिएक्ट करें। ठीक है, उनको हम कहते हैं मीडिएटर्स। तो मीडिएटर्स जो होते हैं केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, क्योंकि केमिकल है ना, तो केमिकल होते हैं इसलिए वो कोस करते हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ आपको नाम पता होने चाहिए भाई। देखो, सबसे पहले नाम आपको पता होना चाहिए कौन सा? हिस्टामीन, हिस्टामीन। दूसरा है काइनेंस, मुझे पता है आप सबने पढ़ रखा है। फिर तीसरा बता दो, जल्दी से नाम बता दो तीसरा। थर्ड नेम इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थर्ड नेम इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, तो हिस्टामीन, काइनिन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, हिस्टामीन कौन रिलीज करता है ये बताओ जरा? मस्त वाले जो सेल होते हैं ना, मस्त एकदम बढ़िया वाले, ठीक है, वो रिलीज़ करते हैं हिस्टामीन को। कहाँ पे रिलीज़ करते हैं? इंजरी की साइट में, जहाँ पे चोट लगेगी भाइयों वहीं पे हिस्टामीन आयोगे भाइयों। और हिस्टामीन का काम क्या होगा? हिस्टामीन जैसे ही रिलीज़ होगा वो क्यों 2 चीज़ कोस करेगा, वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन मतलब जो वेसल्स होंगी वो मोटी हो जाएंगी, है ना, डायलेट हो जाएंगी। तो बेसिकली क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारा बॉडी, हमारे शरीर चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्लड ना उस इंजरी, मान लो ये इंजरी साइट है, यहाँ पे चोट लगी है, तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये डायलेट हो जाएंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो यहाँ पे आ पाए। ठीक है, तो वैसोडाइलेशन हो जाएगा। और वेस्कुलर परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी मतलब वो बढ़ जाएगी। ठीक, परमिएबिलिटी मतलब कि आर पार जा सकता है, आराम से फ्लूइड जो है फ्लो कर पाएगा। तो हिस्टामीन का पता लग गया। अब काइनिन्स, काइनिन्स क्या करते हैं?
काइनिन्स करते हैं, देखो एन आ रहा है काइनिन्स में, एन से याद रख लो न्यूट्रोफिल्स। काइनिन्स क्या करेंगे, काइनिन्स जो होंगे न्यूट्रोफिल्स को अपने पास खींचे चले आएंगे, अट्रैक्ट कर देंगे। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स सबको पता है वो भी वेस्कुलर परमिएबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे ना। हाँ, वेस्कुलर परमिएबिलिटी को प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी बढ़ाएंगे। ठीक, सिंपल सा था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगर हम देखें कि इन्फ्लेमेशन के 3 फेजेस होते हैं। ठीक, इन्फ्लेमेशन 3 फेज में एक्ट करती है। देखो बच्चों, पहला फेज, दूसरा फेज और तीसरा फेज। दूर बना देते हैं थोड़ा सा। तो पहला फेज जो होगा वो होगा बेसिकली इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। मतलब क्या होगा, शरीर जो होगा, अब इन्फ्लेमेशन शरीर में एकदम से बढ़ जाएगी। देखो स्पेलिंग पे मत जाना, भावनाओं पे जाना। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है। दूसरा फेज शुरू होता है लगभग 2 से 8 हफ्ते के बाद। जब 2 से 8 हफ्ते हो जाते हैं तब शरीर को सूझता है कि चलो भाई अब हम इसको रिपेयर और रीजनरेट कर दें। तभी हम टाँके जो होते हैं लगभग 2 हफ्ते बाद काटते हैं। ठीक है ना, जो टाँके लगे होते हैं ना चोट के बाद, हम लगभग कहते हैं कि 2 हफ्ते तक आप टिको, तभी हम करेंगे, क्योंकि तब तक जो होता है रिपेयर और रीजनरेशन शुरू हो जाता है 2 से 8 हफ्ते बाद। फिर थर्ड फेज में होगा, जो उन्होंने टाँकों से वो जोड़ दिया है, मतलब टाँकों के बिना जो शरीर ने अपने उसको जोड़ दिया है, अब उसमें रीमॉडलिंग होगी। क्या होगी, रीमॉडलिंग, और क्या होगी, मैच्योरेशन। रीमॉडलिंग एंड मैच्योरेशन। ठीक है, तो ये 3 फेजेस में काम करेगा। और ये तीसरा फेज तो यार महीनों से लेकर साल भर तक ये काम कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी तुरंत हो जाएगा, नहीं, बहुत दिन लगते हैं। तो अगर आप इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की अगर आप बात करोगे, देखो कोई भी चोट लगेगी, ठीक है, कोई भी चोट लगेगी, सबसे पहले काम क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी। अरे सर आपने तो बताया था कि भाई वैसो डायलेशन होगी क्योंकि ब्लड सप्लाई रोकनी है। नहीं बच्चों, देखो जब कोई चोट लगी उसी वक्त तुरंत हमारा शरीर कोशिश करता है कि कहीं ब्लड बाहर लूज़ ना हो जाए, ब्लड कहीं खून जो है हमारा बह ना जाए। तो इसलिए ये जो वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है ये ट्रांजिएंट नेचर की होती है। ट्रांजिएंट नेचर मतलब थोड़ी देर के लिए होगी, क्योंकि उस वक्त के लिए हमारा शरीर कह रहा है कि नहीं भाई कहीं ब्लड लॉस ना हो जाए। अब हमारे शरीर के ऊपर ध्यान, अब हमारे शरीर को पता चल रहा है कि यार चलो ठीक है, अब हम ब्लड लॉस को हम प्रिवेंट कर चुके हैं, अब हमें कोशिश करनी है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा खून जो हो उस इंजरी साइट से पर जाए। तो उसके लिए शरीर क्या करेगा भाई, उसके लिए शरीर करेगा वैसो डायलेशन। वैसो डायलेशन कर देगा, और दो चीज़, एक और चीज़ क्या करेगा, कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ा देगा। कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ा देगा, ठीक है। कैपिलरी परमिएबिलिटी से भी बढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, वहाँ पे भी ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखो भाई कोई भी इंजरी साइट, मान लो ये इंजरी, यहाँ पे चोट लगी है तो यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, बेसिकली ये है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा सूज जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट करेगा 3 चीज़ों पे। मैंने अभी बताया था, लाल हो जाएगा, सूज जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी और गर्म हो जाएगा। गर्म क्यों है, क्योंकि ज़्यादा खून आ चुका है। ज़्यादा खून जब जहाँ पे भी होता है तो वो एरिया जो होता है गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब वहाँ पे जो भी प्लाज्मा था, देखो ब्लड, अभी जब भी इंजरी हुई, मान लो ये जो इंजरी थी इसके नीचे, जस्ट नीचे जो थी ब्लड फ्लो हो रहा था, ठीक है। अब ये इसको जो चोट लग गई, अब ये जो चोट लगी इसके अंदर जो प्लाज्मा था ये सारा बाहर आ गया, इस ब्लड वेसल का प्लाज्मा सारा बाहर आ गया। इसके अंदर प्लाज्मा था, प्लाज्मा प्रोटीन्स थे, बहुत सारे WBCs थे, है ना, सब के सब बाहर आ गए। और ये सब कहाँ आ गए, इस टिश्यू के अंदर आ गए, ठीक है। टिश्यू है ना, तो टिश्यू के अंदर आके वो एक तरह से फ्लूइड पूरा वहाँ पे कलेक्ट हो गया। अब ये जब ये कलेक्ट हो रहा है तो आसपास की जो भी नर्व एंडिंग्स जा रही होंगी उनके ऊपर ही असर करेगा। भाई कोई मान लो नस जा रही है, ठीक है, ये मान लो नस है ना, इसको ऊपर जो है आपने प्रेशर कर डाल दिया, किसका प्रेशर आ गया, बहुत सारा फ्लूइड जमा हो गया, प्लाज्मा आ गया, WBC आ गया, इस बेचारी के ऊपर पूरा जोर लगा दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा, नर्व एंडिंग्स प्रभावित होंगी, और चूँकि नर्व एंडिंग्स पे असर पड़ेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, दर्द होगा। दर्द तो होगा ही ना, नर्व से छेड़छाड़ करोगे भाई दर्द होता ही है ना। और दूसरा क्या होगा, फंक्शन भी लॉस हो जाएगा।
फंक्शन लॉस हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और चीज़ क्या होगी, ल्यूकोसाइट्स जो होंगे, मैंने बताया WBC जो होंगे रिलीज़ हो जाएंगे। तो जो ल्यूकोसाइट्स होंगे, ल्यूकोसाइट्स बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो भी अंदर ऑर्गेनिज्म आ चुका है उसको वो एंगल्फ कर ले, खा लें पकड़ के, ठीक है। इसको अच्छे से खा जाएंगे पकड़ के, लो जी इसके अंदर गया, ठीक। इस सिस्टम को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस हमारे शरीर में कौन करता है? पीएच नाम आ रहा है, इसके नाम में भी पीएच आएगा, इस जो कि है मैक्रोफेजेस, पीएच, ठीक है, मैक्रोफेजेस कर लेता है। तो ल्यूकोसाइट्स आ जाएंगे, जो भी बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म आ गया उसको वो पकड़ के खा जाएंगे, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था इन्फ्लेमेशन का सेकंड, जो कि था 2 से 8 हफ्ते का, ठीक है। 2 से 8 हफ्ते में हो क्या रहा है, रिपेयर एंड रीजनरेशन हो रहा है। तो अब इस केस में क्या होगा, कोलेजन बनना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलेजन फॉर्मेशन हो जाएगी शुरू, कोलेजन बनना शुरू हो जाएगा। तो कोलेजन बनना जब शुरू हो रहा है, और ये जो फाइबर्स हैं, ठीक है, ये कोलेजन बनना मतलब ये जो चोट लग चुकी है अब इसको वो हील करना शुरू कर रहा है। ये जो गैप आ चुका है इसके अंदर कोलेजन बन रहा है, ठीक है, बन रहा है। अब देखो नॉर्मली जो हमारे शरीर बनता है ना, एक एक फाइबर जो होता है बहुत ही सिस्टमेटिकली अरेंज होता है, ठीक है। लेकिन अब मान लो ये बीच से टूट गया, अब ये बीच से जो टूट चुका है, अब ये गैप आ चुका है। अब शरीर को तो पता नहीं ना कि यार इसको हम कैसे भरें। अब शरीर क्या करेगा, ये नॉर्मल था, ये अच्छे वाले फाइबर्स थे, इसके अंदर थोड़ा टेढ़े मेढ़े से फाइबर भर देगा। और यही होता है स्कार, कहते हैं ना चोट के बाद स्कार बच गया, तो यही है स्कार। क्योंकि शरीर को अब नहीं पता कि किस ऑर्गेनाइज मैनर में भरना है, इसलिए वो डिसऑर्गेनाइज होके भर देता है। और ये जो नई टिश्यू बनी है ना, ये बहुत ही वीक होती है, इसको आप दोबारा से चोट लगाओगे तो दोबारा से टूट जाएगी, ठीक है। फिर कई महीने और कई साल लगेंगे, तब जाके जो है रीमॉडलिंग और मैचुरेशन का फेज़ आएगा। और जब ये फेज़ आएगा तभी आप कह सकते हो कि चलो ठीक है भाई, अब जो है इसको चोट लगेगी भी तो भी वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। तो ये रीमॉडलिंग और मैचुरेशन का फेज़ होता है। तो अगर हम जानें कि एक्सुडेट क्या होता है, चलो अब हम देखते हैं भाइयों एक्सुडेट क्या है। सर एक्सुडेट क्या है, ठीक है, चलो भाई एक्सुडेट देखते हैं। भाई अभी मैंने बताया था ना, जब कोई ब्लड जो होता है, इसमें चोट लग गई ब्लड वेसल में, ये क्या है ब्लड वेसल, इसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है ब्लड। इसके अंदर जब चोट लगेगी तो बहुत सारा जो मैटर होगा अंदर का वो सारा बाहर स्पिल होके आ जाएगा, ठीक है, बाहर आ जाएगा। वो बाहर क्या है, टिश्यूज़ हैं, है ना, टिश्यूज़ हैं, इनके अंदर जमा हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ है। तो एक्सुडेट कई तरह के होते हैं भाई, कुछ में खून होता है, कुछ में खून नहीं होता है, कुछ में सिर्फ फिब्रिन होता है, ठीक है। तो एक्सुडेट्स की अगर आप बात करोगे तो एक होता है सीरस इन नेचर, सीरस। दूसरा होता है फिब्रिनस, जिसमें फिब्रिन होता है, फिब्रिनस। तीसरा होता है पुरुलेंट। पुरुलेंट तो आप हमेशा ज़िंदगी भर के लिए याद रख लो, पी से मतलब पस, जिसमें पस हो, ठीक है, गंदा हो। पस मतलब जिसमें बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया को मारने वाले न्यूट्रोफिल हो, जिंदा भी मरा भी, ठीक है। और चौथा होगा हेमरेजिक, हेमरेजिक। तो सिंपल सी बात है, जो सीरियस एक्सुडेट्स होते हैं पानी जैसे होंगे, है ना, वाटरी होते हैं, और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की इंजरी में जो होते हैं ना, माइनर इंजरीज में जो होते हैं सीरियस एक्सुडेट दिखते हैं। फिब्रिनस में नाम में ही है कि फिब्रिन होता है, ठीक है। और प्रुलेंट का मैंने बता दिया, कोई भी पस होगी, पस का मतलब है इसके अंदर बैक्टीरिया है और मरे हुए न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है, ये होता है। और हेमरेजिक का मतलब ब्लड है, हेमरेज का मतलब भी ब्लड हो गया, ठीक है। तो अगर हम जानें कुछ नई नई चीज़ों को, हम एक बार जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं सेलुलाइटिस को। सेलुलाइटिस क्या होता है भाई, देखो ऊपर होती है स्किन, दिस इज स्किन, ठीक है। और सब क्यूटेनियस टिश्यू ये होती है, सब क्यूटेनियस, नाम में ही है, स्किन के नीचे, सब मतलब नीचे, क्यूटेनियस मतलब स्किन, ठीक है। तो सब क्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये ऊपर वाले को नीचे से कनेक्ट कर रहा है ये, ठीक है।
तो ये जो है सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं इनको हम, ठीक है। तो सेलुलाइटिस क्या होता है, जब इस टिश्यू का इन्फ्लेमेशन हो जाए, जब इस टिश्यू का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, सेलुलाइटिस, ठीक है ना, नाम में ही है, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कोलोनाइजेशन क्या होता है। कोलोनाइजेशन, देखो भाई सिंपल सी बात है, एक मान लो एक छोटा सा बैक्टीरिया है, वो डिवाइड होना शुरू हो गया, ये और डिवाइड हुआ, ये और डिवाइड हुआ, ये और डिवाइड हुआ, फिर ये दो और डिवाइड हुए, ठीक है। मतलब क्या है, ये बैक्टीरिया जो है एक छोटे से सर्कल में डिवाइड हो रहा है। अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, बस बैक्टीरिया अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है, कॉलोनी बढ़ा रहा है ना। अंग्रेज़ों ने कॉलोनी बढ़ाई थी ना, तो ऐसे ही बैक्टीरिया कॉलोनी बढ़ा रहा है। अभी इसका असर हमारे ऊपर नहीं होना शुरू हुआ है, तो अभी तक लोकल या फिर सिस्टमिक रिएक्शन जो हो रहा है इसका नहीं हुआ है, ये बस डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है कोलोनाइजेशन, ठीक है। फिर है डाइसेंस। डाइसेंस क्या होता है, डाइसेंस नाम सुना है, सुना सा है। अरे सिंपल सी बात है भाई, मान लो कोई वुंड था, कोई घाव था, वो रप्चर कर गया, ख़त्म। डाइसेंस मतलब आपने इसको मान लो ये वुंड था, ठीक है, आपने इसको जोड़ा भी सर्जिकल लाइन के थ्रू और ये टूट गया, फट गया और फट गया। तो जब वुंड रप्चर हो जाए सर्जिकल लाइन के अलोंग, इसको हम कहेंगे डाइसेंस, ठीक है। सर्जिकल लाइंस पता है ना, हमारे शरीर में सारी की सारी हमारी शरीर जो है बहुत सारे लाइन से बना हुआ है। जैसे कि आप हाथ को भी देखोगे, अगर आप ऐसे सूचक करोगे, ऐसे आप मान लो कि आप जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कभी कभार सर्जन जो होते हैं चीरा लगाते हैं, ठीक है, तो हमेशा वो कोशिश करते हैं सर्जिकल लाइन के अनुरूप। मान लो हमारे शरीर में सर्जिकल लाइन ऐसी है तो वो चीरा हमेशा कोशिश करेंगे ऐसे लगाएं, इससे गेपिंग नहीं होती है। लेकिन अगर ऐसे कर देंगे तो मुश्किल आ जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा रटने की ज़रूरत है नहीं, सिंपल सी चीज़ें थोड़ी सी जान लो, वो जो बेहतर है, ठीक। तो अभी हम जानते हैं कि भाई मैसेरेशन क्या होता है। चलो मैक्रेशन बताओ, मैक्रेशन क्या होता है, नाम मैक्रेशन भाई ममीज़ नहीं देखी, ममीज़, उससे याद रख लो मैक्रेशन क्या होता है। जब आप कई बार क्या करते हो, मान लो आपने ये एक घाव बना हुआ था हैं, इसके ऊपर आपने भर के आपने सिर्फ पानी के अंदर डाल दिया, इसको आपने अपने हाथ को पानी के अंदर डाल रखा है, ये घाव है, ठीक है। तो अब होगा क्या, इस घाव के चारों तरफ जो स्किन है ना, वो क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, पानी में पिघल जाती है ना चीज़, सॉफ्ट हो जाएगी, टूटने लगेगी, है ना। ये जो चारों तरफ वाली जो स्किन है, क्यों, क्योंकि आपने मॉइस्चर या फिर पानी में रखा हुआ है, कांटेक्ट में रखा हुआ है। इसी को हम कहते हैं मैक्रेशन, एम से मम्मी, या फिर आप याद रख लो ऐसे मॉइस्चर के जब कांटेक्ट में हो रहा है तो वो आसपास वाली स्किन सॉफ्ट हो चुकी है, टूटने लग जाती है, ठीक है। फिर आप स्लगिंग, एक होता है टर्म स्लगिंग, SLOUGHING, स्लगिंग सबको पता है। स्लगिंग का मतलब जब सड़ चुकी है, कोई टिश्यू मर चुकी है ना, वो जो है श्रेड होने लग जाए। अरे मतलब जब आपने कई बार देखा होगा, जब वुंड जो होता है भर जाता है तो ड्राई स्किन सी नहीं आ जाती, तो वो मरी हुई स्किन होती है, वो पपड़ी कह लो, पपड़ी जैसी, है ना। तो वो ही होता है स्लगिंग, ठीक है। जब नेक्रोटिक टिश्यू जो हो, नेक्रोटिक टिश्यू कैसी होती है, मरी हुई टिश्यू होती है, डेड टिश्यू होती है, ठीक है। किसी भी वुंड और स्किन से जब नेक्रोटिक टिश्यू झड़ने लग जाए, पपड़ी जो है उसकी उतरने लग जाए, उसको हम कहेंगे स्लगिंग, ठीक है। तो अभी हमने इन्फ्लेमेशन कर लिया, वो कर लिया। अब हम थोड़ा सा वुंड हीलिंग के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो वुंड हीलिंग का पूरा प्रोसेस के बारे में देखते हैं। देखो नॉर्मली अगर आप बात करोगे, वुंड्स के कितने प्रकार होते हैं। एक होता है सर एक्यूट वुंड, एक होता है सर क्रोनिक वुंड। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो एक्यूट वुंड क्या होता है, एक्यूट मतलब अभी हुआ है ना।
जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और अभी इसका कोई एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम नहीं है, बस अभी हुआ है। जैसे कि भाई आपने चीरा लगा दिया, सर्जिकल वुंड आपने कर दिया, या फिर मान लो अभी कोई चोट लग गई, वो हो गया एक्यूट वुंड। क्रोनिक वुंड मतलब बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है किसी इन्फेक्शन की वजह से, या फिर कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी है उसकी वजह से, वो हो गया क्रोनिक वुंड। जो कि ऑब्वियस ही बात है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो हीलिंग प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कोई भी इंजरी लगेगी बॉडी हमेशा उसको हील कर लेगी, लेकिन अब मान लो कि बॉडी को हील ही नहीं करने दिया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो क्रोनिक वुंड में कन्वर्ट हो गया है। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि डायबिटिक अल्सर्स। डायबिटिक अल्सर में हमारी हीलिंग क्षमता कम हो जाती है डायबिटीज़ में, तो इसलिए इसकी वजह से डायबिटिक अल्सर बन जाते हैं। वो एक घाव बन जाता है जिसके अंदर से फ्लूइड रिसील होते रहता है, पानी निकलते रहता है, ठीक है। या फिर प्रेशर अल्सर्स कब होते हैं, जब कोई एडमिट पेशेंट होता है और उसको हम बार बार कहते हैं कि हमेशा वो अपनी पोजीशन करवटें बदलती रहे, क्योंकि अगर नहीं बदलेंगे तो प्रेशर अल्सर्स हो जाएंगे प्रेशर की वजह से। प्रेशर अल्सर्स कहाँ होते हैं, जब वो लेटा है, मान लो ये लेटा है इंसान, है ना, तो ये जो इंसान है, ये जो लेटा है, यहाँ पे इसके, जहाँ पे भी इसके बेड से जो टच है, यहाँ पे इसके प्रेशर अल्सर्स जनरेट हो जाएंगे, जो भी एरिया बेड से टच है। तो वुंड हीलिंग का प्रोसेस देख लेते हैं। भाई वुंड हीलिंग कैसे होती है इसको हम जानते हैं, जल्दी से बताओ। तो भाई वुंड ही कैसे हील होगा इसको हम जानते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले जो होगा, हीलिंग कई तरह की हो सकती है। हीलिंग होगी प्राइमरी इंटेंशन के साथ हो सकती है, वो सेकेंडरी इंटेंशन के साथ हो सकती है, या फिर टर्शरी इंटेंशन के साथ हो सकती है, ठीक है। प्राइमरी इंटेंशन का मतलब है उसकी इंटेंशन बहुत ही अच्छी थी हील होने की, इसलिए बहुत ही अच्छा हील हो चुका है, इसमें किसी भी तरह की स्कार टिश्यू हमें नहीं मिली है, मतलब बहुत ही अच्छा हील हो चुका है, हमें पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पे कुछ ऐसा था। या फिर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की स्कार टिश्यू मिल सकती है। जैसे कि भाई आपकी प्राइमरी इंटेंशन वुंड हीलिंग कौन सी होती है बताओ। प्राइमरी इंटेंशन से होती है आपकी सर्जिकल वुंड्स, क्योंकि हम बहुत सोच समझ के हम उसमें चीरा लगाते हैं शरीर में, इसलिए वो जो चीरे के बाद जो वुंड होता है बहुत ही अच्छे से भर जाता है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी इंटेंशन हीलिंग, ठीक है। फिर है सेकेंडरी इंटेंशन। अब मैंने बता दिया प्राइमरी मतलब बहुत ही हमारा फोकस था कि अच्छे से हील हो जाए, ठीक है। फिर है सेकेंडरी इंटेंशन। अब सेकेंडरी इंटेंशन वुंड हीलिंग किस में होगी, वुंड हीलिंग सेकेंडरी इंटेंशन की उन चीज़ों में होगी जिनमें भाई बहुत ज़्यादा टिश्यू लॉस हो चुकी है, टिश्यू बिल्कुल लॉस हो चुकी है, उन चीज़ों में हमें सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर हम बात करें ऐसे घाव जिसमें जो उनके घाव के जो एजेस हैं वो इतने दूर हो चुके हैं कि वो खुद से ठीक नहीं हो सकते, उसके लिए जैसे कि लेसरेटेड वुंड, मान लो ये कटा फटा सा है ना, ये इतनी दूर हो चुके हैं कि ये खुद से हील नहीं हो सकते, इसके लिए हमें टाँके लगाने पड़ेंगे और वो कट फट चुका है पूरा, तो ये सेकेंडरी हीलिंग के साथ होते हैं। या फिर आपका प्रेशर अल्सर्स जो होते हैं वो भी सेकेंडरी हीलिंग के थ्रू होते हैं, है ना। टर्शरी इंटेंशन मतलब जिनमें वुंड क्लोजर ही बहुत डिले हो चुका है, मतलब अब उसमें ग्रेनुलेशन हो चुकी है। जैसे कि टर्शरी इंटेंशन आपका मिलता है इडीमा में, बहुत लंबे क्रोनिसिटी जब आ जाती है ना, वो होता है टर्शरी में। इडीमा हो गया, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया, या फिर वुंड से कोई एक्सुरेट निकलते जा रहे हैं, हील ही नहीं हो पा रहा, क्या करें, है ना, बहुत ज़्यादा स्कार बन चुका है, एक्सेस वाला। तो प्राइमरी में तो स्कार था ही नहीं, टर्शरी में बहुत ज़्यादा स्कार बन चुका है, और टर्शरी का मतलब बहुत क्रोनिसिटी के कारण ऐसी दिक्कत आ रही है, जैसे कि इडीमा हो गया, इन्फेक्शन हो गया, कोई वुंड जिससे एक्सुरेट निकल रहा है, फिर स्कार जिसमें एक्सेस है, ठीक है। तो हम जल्दी से अब एक बार जान लेते हैं वुंड हीलिंग की स्टेजेस। भाई जल्दी से पढ़ते हैं वुंड हीलिंग की स्टेजेस क्या हैं, ठीक है। वुंड हीलिंग की स्टेजेस भाई 4 होती हैं एक तरह से देखोगे। सबसे पहला होगा हीमोस्टैसिस, दूसरा होगा इन्फ्लामेशन, तीसरा होगा प्रोलीफरेशन एंड फोर्थ वन होगा मैच्योरेशन, ठीक है। तो HIPM हिपम। तो सबसे पहले क्या होगा, हीमोस्टैसिस होगा। मैंने बताया था
हीमोस्टैसिस मतलब, स्टैसिस मतलब रुक जाना, ही मतलब ब्लड, ठीक है। तो अब क्या, सबसे पहले जैसे कोई चोट लगती है तो क्या होता है, बताओ जल्दी से बताओ। सबसे पहले जब भी कोई चोट लगती है सबसे पहले क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है ना। सबसे पहले वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि बॉडी चाह रही है कि ब्लड लॉस रुक जाए, लेकिन वो बहुत ट्रांजिएंट पीरियड का होता है, मतलब वो लंबे समय तक नहीं होता है, ठीक है। तो हीमोस्टैसिस क्या होगी, जैसे कोई इंजरी होगी उसकी वजह से हमारा सबसे पहला मकसद होता है हम ब्लीडिंग को रोकें, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स जो होंगी वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और ब्लड फ्लो को वो रोक देंगी। कैसे रोकेंगी, मान लो ये चोट लग गई है तो प्लेटलेट्स आके इसके अंदर चिपक जाएंगी, ठीक है। प्लेटलेट्स आके यहाँ पे एडहेयर हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ऐसे एडहेयर, इसको कहते हैं एडहेरेंस, एडहेयर हो जाएगी। एडहेरेंस, एडहेयर किससे हो रही है, सब एपिथीलियम से, सब एपिथीलियम से, सब मतलब नीचे, एपिथीलियल के नीचे, एपिथीलियम के नीचे, ठीक है, ताकि ब्रेक को, जो भी ब्रेक हुआ है उसको सील कर दे। प्लेटलेट्स आ गई, प्लेटलेट्स के बाद अब कौन आएगा भाई, फिब्रिन आएगा, जोश में आएगा फिब्रिन। चलो जी, फिब्रिन आएगा, फिब्रिन क्या करना शुरू करेगा, इसके अंदर स्ट्रैंड बनाने शुरू कर देगा, फिब्रिनस स्ट्रैंड, फिब्रिन्स 60 सेकंड के अंदर ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और फिब्रिन पूरा एक तरह से मैश बना देता है, तो इसको हम कहते हैं फिब्रिन मैश। मैश मतलब देखो ऐसे ऐसे है ना, तो ये ऐसे ऐसे मैश बन जाता है पूरा, जैसे खाट नहीं होती ऐसी वाली, तो बहुत ही छोटी बारीक बारीक मैश बन जाता है ना। तो ब्लड एक तरह से कोगुलेशन, अब इस चीज़ के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड जो है कोगुलेशन में चला गया है, बस इतना सही आपको याद रखना है, ठीक है। हीमोस्टैसिस में फिर होगा इन्फ्लेमेटरी फेस, हिपम, HI, इन्फ्लेमेटरी फेस चलेगा 2 से 6 घंटे बाद, ठीक है। 2 से 6 घंटे तक चलेगा, जैसे ही इंजरी शुरू हुई, इंजरी से 2 से 6 घंटे तक इन्फ्लेमेशन स्टेज चलेगी। तो जो इंजर्ड ब्लड वेसल होगा उसमें से क्या हो रहा है, मैंने बताया था सबसे पहले, कोई भी ब्लड वेसल टूटता है उसमें से ट्रांसुडेट रिलीज़ होते हैं, बहुत सारा जो भी उसके अंदर पदार्थ होता है वो निकलता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर नलियों से, जो है ना पाइप है जिसके अंदर खून बह रहा है, तो उसके अंदर से क्या क्या बह रहा है वो सब निकल जाएगा बाहर। क्या क्या है, न्यूट्रोफिल्स बाहर आ जाएंगे, पानी बाहर आ जाएगा, नमक बाहर आ जाएगा, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं उसके अंदर बह रहे होते हैं, वो सब बाहर आ जाता है। और जब चूँकि वो बाहर आ जाता है तो इसकी वजह से वो, ये जो ब्लड वेसल टूटी थी इसके अंदर सारा बाहर आ गया और ये स्वेलिंग हो गई, ऊपर की ओर जब कोई चोट लगती है स्वेल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ गई है और उस साइड की ब्लड वेसल फ्लो भी बढ़ गई है ना। और फैगोसाइटोसिस तो हो रहा है, मैंने बताया था, न्यूट्रोफिल भी रिलीज़ हो गए, न्यूट्रोफिल वहाँ पे जो भी कीटाणु मिल रहे हैं उनको वो खा जा रहे हैं, ठीक है, मैंने बताया था। तो 3-4 चीज़ मैंने बताई थी, ब्लड फ्लो बढ़ गया, वहाँ की परमिएबिलिटी बढ़ गई, तो ब्लड फ्लो बढ़ गया, वहाँ की परमिएबिलिटी बढ़ गई, और न्यूट्रोफिल्स आ गए, न्यूट्रोफिल्स ने फैगोसाइटोसिस शुरू कर दी, ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों की वजह से वहाँ पे क्या क्या चीज़ हो जाएंगी, वहाँ पे मैंने ये भी बताया था, वहाँ पे सूजन आ जाएगी, रेडनेस आ जाएगा और दर्द हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा इन्फ्लेमेटरी फेज़। फिर अगर हम बात करें प्रोलिफरेशन फेज़ की, ठीक हो भाई, प्रोलिफरेशन में 3 डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं प्रोलिफरेशन फेजेस की। पहली कोशिश हो रही है कि उस घाव को हम भर दें, किसी तरह से फिल कर दें, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब ये कोशिश होगी कि इसके मार्जिन्स को हम पास ले आएँ, ये जो घाव चौड़ा सा था ना घाव, इसको हम पकड़ के खींच दें आपस में, ठीक है। तो ये जो वुंड मार्जिन्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं, और फिर अब कोशिश होगी कि इसको हम अच्छे से एक कवर कर दें किसी एपिथेलियल लेयर से वापस से, इसको हम कहते हैं एपिथेलियलाइजेशन, ठीक है। तो इस फेज़ में क्या हो रहा है कि भाई जो भी नई टिश्यू है कोलेजन से बढ़ जाएगी और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स से बढ़ जाएगी, और इसके अंदर किससे बनता है, ये ग्रैनुलेशन टिश्यू आ जाएगी, ग्रैनुलेशन टिश्यू बननी शुरू हो जाएगी। मतलब ग्रैनुलेशन टिश्यू बच्चों पिंक से लेकर हल्की सी लाल से होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो होता है एपिथेलियलाइजेशन हो जाता है, वहाँ पे नए नए ब्लड वेसल्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से जो तीसरा फेज़ है प्रोलिफरेशन का वो पूरा हो जाएगा। और चौथे मैंने बताया था मैचुरेशन फेज़। तो मैचुरेशन फेज़ में क्या होगा, मैचुरेशन फेज़ एक तरह से रीमॉडलिंग फेज़ होता है, रीमॉडलिंग फेज़ होता है, ठीक है। रीमॉडलिंग फेज़ में क्या हो रहा है कि भाई कोलेजन जो होता है, जो भी कोलेजन बना था
वो अब पक्का होना शुरू हो जाएगा। भाई पहले कच्चा था ना, हर चीज़ पहले कच्ची होती है। मैंने बताया था रीमॉडलिंग और मैच्योर जब हम हो जाते हैं, हम पक्के हो जाते हैं, तो इसमें कोलेजन जो होगा वो पक्का होना शुरू हो जाता है, बहुत ही इसमें ताकत आनी शुरू हो जाती है और अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लेता है, ताकि कोई आगे चल के दोबारा से वो आसानी से फट ना जाए, ठीक है। और धीरे 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 समय के साथ जो होता है, स्कार जो होता है वो कम होने शुरू हो जाता है। मैंने कहा ना, समय के साथ घाव बढ़ जाते हैं, इसी को कहते हैं, क्योंकि समय के साथ जो स्कार की थिकनेस होगी वो भी कम हो जाएगी और जो एरिया होगा वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कुछ महीने और साल के बाद आप देखोगे तो भाई लगभग काम हो जाता है। लेकिन अगर वैसे देखोगे 2 से 3 हफ्ते बाद ना 50% स्ट्रेंथ वापस आ जाती है, वो पूरी तरह से ऐसा हो ही जाता है, ठीक है। तो आपसे मैंने अभी आपको जैसे बताया कि ग्रैनुलेशन टिश्यू जो होती है ना, ग्रैनुलेशन टिश्यू जो होती है वो किस कलर की होती है, वो पिंक या फिर लाल कलर की होती है। अगर आपको पिंक और लाल मिल रहा है, इसका मतलब उसमें ग्रैनुलेशन टिश्यू आ चुकी है, ठीक है, ग्रैनुलेशन टिश्यू आ चुकी है। लेकिन वो टेक्सचर में कैसी होती है, रफ़ होती है ना, स्मूथ नहीं होती है, बहुत ही खुरदरी सी मिलती है ना, कोई भी चोट लगती है तो अगर ये होगा एक हेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यू, मतलब कि अच्छी है, पिंक और लाल अगर मिल रही है तो, ठीक है। अब मान लो अगर वो ग्रैनुलेशन टिश्यू पिंक नहीं है ना तो लाल है, वो डार्क है, बहुत ही डार्क है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन हो चुका है या फिर पुअर परफ्यूजन है, ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन वहाँ नहीं हो रहा, तभी तो लाल नहीं है ना। तो ये सब कारण है। और अच्छा ये बताओ, कौन कौन से वुंड हैं जो कि क्रोनिक वुंड हम कहलाते हैं, मतलब कौन कौन सी बीमारियों की वजह से क्रोनिक वुंड हो सकते हैं। मैंने आपको वैसे सब बता रखा है। वैसे सबसे पहला है डायबिटीज़ तो दिमाग में रख लो, डायबिटीज़ की वजह से हमेशा क्रोनिक वुंड होता है। दूसरा होता है वीनस डिजीज़, मतलब कोई भी ब्लड वेसल की बीमारी, जैसे वीनस बीमारी जिसमें ब्लड आ ही नहीं पा रहा है वहाँ पे, ठीक है, उसकी वजह से। बहुत सारे इन्फेक्शन जो होते हैं, इन्फेक्शन क्या करते हैं, वुंड को हील ही नहीं होने देते हैं, ठीक है। और कुछ मेटाबॉलिक डेफिशिएंसीज होती हैं। तो ये आपको थोड़ी सी चीज़ याद होनी चाहिए, बस इसके अलावा कुछ याद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्रोनिक वुंड कौन कोस करता है, बेसिक सी बात बस ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं जल्दी से, अगर हम बात करें वुंड की ही हम बात कर रहे थे, तो वुंड डीब्राइडमेंट पे आ जाते हैं हम। अक्सर हमने हॉस्पिटल में काम करा है और हमेशा हमने सुना है कि वुंड डीब्राइडमेंट करना है। अरे भाई डीब्राइडमेंट होता क्या है, डीब्राइडमेंट होता है, हम डीब्राइडमेंट का मकसद ये होता है कि हम वुंड हीलिंग को प्रमोट करें। पहली बात तो ये, हम चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वुंड हीलिंग हो, ठीक है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, जितने भी डीवाइटलाइज्ड टिश्यू है वुंड से, जो ज़िंदा नहीं है, आलतू फालतू बेकार के जो टिश्यू हैं घाव से हम हटा देते हैं, ताकि हम भाई देखो, हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल अब जब बन ही रहा है तो अच्छे से बन जाए, जो भी आलतू फालतू की टिश्यू है वहाँ से हम हटा दें। तो वुंड डीब्राइडमेंट करना ज़रूरी है ताकि वुंड हीलिंग अच्छे से हो जाए, ठीक है। मान लो कोई चोट लगी, इसके अंदर शीशे पड़े हुए हैं आपके घाव में, तो उस शीशे को हटाना पड़ेगा ना। फिर अगर शीशों को नहीं हटाओगे तो आप कैसे, वुंड कैसे हील होगा, है ना। कोई केमिकल पड़ा है आपने भाई, कोई, या फिर आपकी कोई सीज़र है, स्कैल्पेल, तो आप कैसे करते हो, मतलब 5 तरह से आप कर सकते हो भाई। एक होता है मैकेनिकल डीब्राइडमेंट होता है, जिसमें आप खुद से चुन चुन के उस शीशों को हटा दो। एक होता है केमिकल या एंजाइमेटिक डीब्राइडमेंट, आपने उसके ऊपर क्या कर दिया, कोई एसिड, कोई केमिकल डाल दिया। तो पहला होता है मैकेनिकल, दूसरा होता है केमिकल, आपने कोई केमिकल डाल दिया, उससे वो वुंड साफ़ हो गया। फिर होता है शार्प्स, आपने अपनी कैंची इस्तेमाल कर ली, स्कैल्पेल इस्तेमाल कर ली, कोई बुलेट इंजरीज थी तो बुलेट को हटाने के लिए आपने वुंड डीब्राइडमेंट कर दिया, है ना। या फिर आपका होता है ऑटोलाइटिक डीब्राइडमेंट भी होता है एक। ऑटोलाइटिक डीब्राइडमेंट क्या होता है, खासकर आप ये ऑटोलाइटिक डीब्राइडमेंट किसके में यूज़ करते हो, प्रेशर अल्सर्स में यूज़ करते हो, या फिर आपको मान लो कि कोई जैसे कि आप जिसमें हम ट्रांसपेरेंट एडहेसिव्स या फिर हाइड्रोजेल यूज़ करते हैं, एक जेल नुमा होता है, वो हम डाल देते हैं, जेल डाल देते हैं वुंड के अंदर, वो अपने आप डीब्राइड हो जाता है। फिर होता है बायोलॉजिकल डीब्राइडमेंट, इसको हम कहते हैं मैगट्स। मैगट पता है, आपने सुना है मैगट्स क्या होते हैं? जब मैगट होते हैं, बहुत कीड़े होते हैं, जब शरीर मर जाता है तो उसके ऊपर मैगट इकट्ठा हो जाते हैं, कीड़े होते हैं, फ्लाई लार्वास होते हैं मैगट, बेसिकली लार्वेज होते हैं मक्खियों के, ठीक है, वो जमा हो जाते हैं। तो अगर आप मैगट को इंट्रोड्यूस कर दोगे ऐसी टिश्यू में, तो वो सारी मरी हुई टिश्यूज़ को ये खा जाते हैं।
तो ये 5 तरीके होते हैं किसी भी को डीब्राइड करने के, मैकेनिकल, केमिकल, शार्प, ऑटोलिटिक, मैगट, ठीक है। अब नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं किसी भी प्रेशर अल्सर्स, मैंने बताया था ना प्रेशर अल्सर्स क्या होते हैं, है ना। कोई मान लो आपके वार्ड में कोई पेशेंट एडमिट है तो आप क्या करोगे, आप हमेशा ये कोशिश करते हो कि हर 2 घंटे बाद उसकी पोजीशन को आप बदलो। किसी भी बेड रिडन पेशेंट को आप बार बार कहो कि भाई 2 घंटे बाद आप अपनी करवट बदल लेते हो, बदल लो, ठीक है। फिर आप 2 तरह के स्केल यूज़ करोगे, एक होता है नॉर्टन स्केल। कौन सा स्केल? नॉर्टन। एक होता है ब्रैडन, BRADEN। ये बेसिकली रिस्क असेसमेंट के काम आते हैं कि कितना रिस्क है किसी भी पेशेंट को उसको प्रेशर अल्सर होने के, तो नॉर्टन स्केल और ब्रैडन स्केल से हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये रिस्क असेसमेंट के बारे में हमें करते हैं। वैसे एक और स्केल है, आपने सुन रखा होगा, वाटरलो स्केल, ठीक है। नॉर्टन स्केल, ब्रैडन स्केल, वाटरलो स्केल हो गया, ठीक। अब आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि स्किन को जो है वेट नहीं होने देना है, ठीक है, वेट नहीं होने देना है, उसको आपको सूखा रखना है, क्योंकि जैसे ही गीली होगी पूरे चांसेस होते हैं कि उसमें इन्फेक्शन हो जाए। आप उस पेशेंट को लेकिन नहलाओगे ज़रूर, उसको बात करने के लिए कहोगे, हाँ बिल्कुल नहलाओ, लेकिन गीली मत छोड़ो बहुत लंबे समय तक। आप साबुन भी ज़्यादा इस्तेमाल मत करो, वैसे वाले साबुन इस्तेमाल मत करो जिससे कि स्किन सूख जाती हो, ठीक है। आपको स्किन को कांटेक्ट भी होने देना, खासकर फीसिस से यूरिन से कांटेक्ट मत होने दो, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चोट मत लगने दो, दोबारा से इन्फेक्शन ना हो जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को अभी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अपना मन लगा के पढ़ते रहो, जल्दी से मिलते हैं दूसरे टॉपिक को करने के लिए। टाटा, बाय बाय, ऑल दी बेस्ट।